अचानक यूपी बार काउंसिल के अध्यक्ष हरिशंकर सिंह को उनका कार्यकाल पूरा होने से पहले पद से हटाने के चलते अधिवक्ता समाज में इसकी चर्चा जोरों पर है। इस वक्त हमारे साथ हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य श्रीनाथ त्रिपाठी। आइए जानते हैं कि यूपी बार काउंसिल में अध्यक्ष हरिशंकर सिंह को पद से हटाने में आपने अहम भूमिका निभाई है, ऐसा हरिशंकर सिंह कह रहे हैं। क्या कहना चाहिए इस बारे में आप? काहू न काहू सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सुन भ्राता। किसी ने किसी को हटाया नहीं है और मैं बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का प्राथमिक सदस्य हूं। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के हमारे साथियों ने ऐतिहासिक रूप से 25 में से 21 मत दे करके मुझे बार काउंसिल ऑफ इंडिया का सदस्य चुना। मतदान गोपनीय होता है, फिर भी जब चुनाव के पहले वाराणसी के हमारे प्रिय अधिवक्ता साथी बैठे तो उन लोगों ने कहा कि वाराणसी से उस समय हम 2 ही जीत पाए थे, मैं और आदरणीय, तीसरे व्यक्ति नहीं जीत पाए थे। तो कहा उन लोगों ने कि आप लोग एक दूसरे को मतदान करेंगे। उन साथियों का कदर करते हुए, उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए जो पहला चुनाव हुआ, अब न मैंने उनका वोट देखा न उन्होंने मेरा वोट देखा। वो जिस विश्वास से कह रहे हो कि मैंने वोट नहीं दिया, दोनों को दिया, मैंने कैंसिल वोट दिया, ये वो जाने, उनकी विद्वता जाने। लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ कि मैंने उन्हें वोट दिया और उन्होंने मुझे भी वोट दिया, जिसका परिणाम ये था कि 21 में से 1 वोट उनका भी है और उनको अगर दुर्भाग्य से 12 वोट मिले तो उस 12 में 1 वोट हमारा भी है। फिर भी अगर वो कहते हैं कि मैंने उनको वोट नहीं दिया और गलत वोट दिया तो बाबा विश्वनाथ इसका निर्णय लेंगे, क्योंकि मतदान गोपनीय होता है। बहरहाल साल भर तक विभिन्न मुद्दों पर जबकि हमारे बार काउंसिल के सदस्य असंतुष्ट हुआ करते थे तो मैं बचाता रहा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया को किसी अपवादग्रस्त मामले में ही हस्तक्षेप करना चाहिए। तमाम बिंदु ऐसे आए जैसे बार काउंसिल ऑफ यूपी के चयनित सदस्यों के होने के बावजूद हर जिले में बार काउंसिल का प्रतिनिधि गैर कानूनी अवैध ढंग से नियुक्त करना, इसको भी हम लोग बचाते रहे। ये बहुत बड़ा मुद्दा था। चयनित सदस्यों को अपमानित करके आप बिना किसी अधिकार के हर जिले में बार काउंसिल का प्रतिनिधि नियुक्त नहीं कर सकते। आर्थिक अव्यवस्था का मामला इस समय फिलहाल बार काउंसिल ऑफ इंडिया के समक्ष सब जुडिस है, मैं उस पर लंबी चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन एक नियमित खाता होते हुए अपने और एक क्लर्क के नाम से एक नया खाता सृजित करना किसी बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के सदस्य के गले नहीं उतरा। जो मैटर सब जुडिस है, इसलिए उस पर मैं चर्चा लंबी नहीं करूंगा। ये खाता किसने खोला है? खाता खोलने जब उनके नाम से है और एक क्लर्क के नाम से है तो कौन खोलेगा? मैं आपका इशारा सीधे से हरिशंकर सिंह का पास। मैं सीधे सीधे कह रहा हूं कि जो खाता खुला वो अध्यक्ष और एक क्लर्क के नाम से खुला। मैटर सब जुडिस है, विशेष चर्चा इस पर नहीं की जा सकती। दूसरा, जबकि एक खाता उसी के लिए एक रेगुलर खाता ऑलरेडी परंपरागत ढंग से चला आ रहा है, नए खाते को सृजित करने का कोई विधिक औचित्य नहीं था। दूसरा, कई चर्चाएं उसमें समाहित हैं। साल भर तक किसी आदमी को अपने को सावरेन नहीं समझना चाहिए, लेकिन काशी का होने के नाते मैं भी बचाता रहा। आप जान लें कि इसी 8 जून को उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। लॉकडाउन के दौरान, जब शुरुआती लॉकडाउन था, जब सब स्ट्रिक्ट व्यवस्थाएं थी, तब हम लोग आपदा के लिए वकीलों के उपयोग के लिए बैठते रहे हैं। बाद के दौर में उन्होंने समझा कि सदस्य चुनाव का मसला उठाएंगे, इसलिए कभी झूठे ढंग से, कभी गलत ढंग से चुनाव टालने के लिए वो आपदा की बैठकें भी नहीं करना उचित समझे। आपदा राहत की बैठक इसलिए नहीं हुई कि उनको भय हो गया कि चुनाव भी कराने का मुद्दा उठ जाएगा। जब सबसे कठिन दौर में हम आपदा के लिए बैठ सकते हैं, जब हिंदुस्तान में कोई निकल नहीं रहा था,
हम लोग प्रशासन से अनुमति लेकर के जान खतरे में डाल के पहुंचते थे इलाहाबाद। तो बाद के दौर में आपदा राहत की बैठकें क्यों बंद हो गई? दूसरी बात जो उन्होंने कहा, वो इलाहाबाद बराबर जाते रहे, कार्यालय में बैठते रहे, कार्यालय बिना चाहे बंद कर देते रहे। इलाहाबाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट खुल गई है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कार्यरत है, तब भी कार्यालय को बंद कर देना इस समझ के परे हो गया। अति तो तब हो गई 2017 में गंभीर आरोप लगा करके उन्होंने कहा मैंने हटाया, बिल्कुल गलत कहा। हमारे स्पेशल कमेटी के आने के पहले पांचूराम मौर्य जी अध्यक्ष थे, शिरीष मल्होत्रा जी उपाध्यक्ष थे, मैं एक आम सदस्य था। उस दरमियान एक प्रस्ताव आया, आर्थिक बहुत बड़े आरोप सचिव पर लगे, जिनकी चर्चा भी मैं नहीं करूंगा इसलिए कि मैटर सब जुडिस है। उस आर्थिक प्रस्ताव को लेकर के ये लगा कि तत्कालीन सचिव रामजीत जी को तत्काल हटा दिया जाए, सदन ने निलंबित कर दिया। 3 साल कैसे बीता ये वो भी जानते हैं। उसके बाद स्पेशल कमेटी आ गई, उसके चेयरमैन एडवोकेट जनरल होते हैं, उन्होंने उस प्रस्ताव को रखा कि नई कार्यकारिणी के समक्ष इसको पेश किया जाए, रामजीत के प्रकरण को। तो निश्चित रूप से नई कार्यकारिणी जब कब आएगी, जब चुनाव होगा, गणना होगी, मतगणना के बाद इस कार्य में स्पेशल कमेटी के जाने के बाद चुनाव और मतगणना के कार्य को लेकर के 2-2.5 साल बीता। ये कोई बिताया नहीं गया, ये स्वाभाविक प्रक्रिया में बीता, ये समय जो भी बीता। इस बीच एक बड़ी घटना हुई। रामजीत यादव जी माननीय उच्च न्यायालय गए। उच्च न्यायालय में जाकर के उन्होंने कहा कि हमने कोई गलत नहीं किया, कोई बैठक नहीं हुई, मुझे निकाल दिया गया, जो आज आदरणीय कह रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय में सभी सदस्यों से उस पर शपथ पत्र मांगे। मैं हेडलाइन करने देना चाहूंगा, कोड करना चाहूंगा, अंडरलाइन करना चाहूंगा। सदस्यों ने हलफनामा दिया, 5 लोगों ने दिया कि बैठक नहीं हुई, उसमें आदरणीय भी थे। 13-14 लोगों ने, जहां तक मुझे याद आ रहा है, ये लिख कर दिया कि नहीं साहब बैठक हुई और न्यायसंगत तरीके से रामजीत जी को हटाया गया। माननीय उच्च न्यायालय ने आदरणीय हरिशंकर सिंह सहित 5 लोगों को डिसबिलीव किया। अपना मैं आदेश कोड कर सकता हूं, मैंने कोड भी किया है, मेरे पास आदेश है हाई कोर्ट का। और एक लंबे आदेश में कहा नहीं, प्रथम दृष्टया अपराध रामजीत के खिलाफ पाए जाते हैं। क्या आरोप था? आर्थिक, उस पर सब जुडिस है इसलिए बहुत अंदर नहीं जाऊंगा मैं। आर्थिक था और लंबा आर्थिक आरोप था। माननीय उच्च न्यायालय ने पाया कि उनके खिलाफ आरोप सही था, निलंबन सही था। हरिशंकर सिंह सहित 5 लोग डिसबिलीव किए गए हाईकोर्ट के द्वारा, खंडपीठ के द्वारा। हम 13 लोग विश्वास किए गए कि नहीं बैठक हुई और कार्यप्रणाली सही की गई। रामजीत हाईकोर्ट से हारने के बाद किनारे बैठ गए। कार्यकाल एडवोकेट जनरल और हम स्पेशल कमेटी का आया। एडवोकेट जनरल सहित हम लोगों ने, जो माननीय एडवोकेट जनरल अभी भी मौजूद हैं, आज की तारीख में वही एडवोकेट जनरल हैं, इस पर एक हाईकोर्ट के जस्टिस AP सिंह के नेतृत्व में एक जांच समिति बैठाई गई। उस जांच समिति ने जब जब रामजीत को बुलाया अपनी बात कहने के लिए, जो पक्ष रामजीत हाईकोर्ट में दे चुके थे उन कागजातों को भी देखा। रामजीत ने उस जांच कमेटी को संतुष्ट किया, असंतुष्ट किया, वो जाने, उनका काम जाने। जांच समिति ने एक लंबी आख्या में, जो हाईकोर्ट रिटायर्ड जज हैं, उन्होंने पाया कि नहीं, यह आरोप सही है। जांच समिति की रिपोर्ट आने के बाद बार काउंसिल का चुनाव चला सालों, गणना चली सालों। इस मध्य कार्य का समय बीता, अनजाने में नहीं बीता। अन्यथा रामजीत फिर हाईकोर्ट गए होते, अगर गलत ढंग से उनको रोका जा रहा होता तो। रामजीत ने हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाने की हिमाकत नहीं की। वो एक दौर के तलाश में थे, एक अवसर आए जिस अवसर का लाभ लेकर के मैं फिर से पदस्थापित हो जाऊं। जो लोग सर्विस कानून के जानकार हैं वो खूब जानते हैं कि अगर जांच रिपोर्ट किसी के खिलाफ आई है और एडवोकेट जनरल ने उसको हाउस के सामने रखने का निर्देश दिया है, वर्तमान बार काउंसिल ने भी हाउस के सामने उस जांच रिपोर्ट को रखा। हाउस माने 25 सदस्यों की सदन, उस हाउस में बांटा गया। हाउस अभी निर्णय लेने की स्थिति में आ रहा था, इसी बीच में लॉकडाउन की परिस्थितियां आई।
लॉकडाउन में कार्यकाल के 10, 5, 15 दिन पहले एक अत्यंत विचित्र तरीके से, सब जुडिस होने के लिए लंबी चर्चा नहीं कर रहा हूं, आपने सदन का विश्वास नहीं लिया, प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया। सदन बैठेगा, उचित समझेगा उस रिपोर्ट को स्वीकार करेगा, उनको टर्मिनेट कर देगा, अनुचित समझेगा फिर जांच कराएगा या जो भी निर्णय लेगा सदन लेगा। सदन के को विश्वास में न लेकर के अवैधानिक कृत्य करते हुए इनकी कोई जांच एजेंसी नहीं हो सकती, इन्होंने कोई जांच नहीं किया, न करने का अधिकार ही नहीं है। उस हाउस का अपमान करते हुए इन्होंने एकाएक बहाल कर दिया। क्या आधार रहा होगा वो मैं उस पर जाना नहीं चाहता, वो सब जुडिस मैटर है। जब यह ब्लंडर किया, लगातार अपने पापों को करते चले आ रहे थे, जब ब्लंडर किया तो सदन के लोगों ने अपना अपमान और वैधानिक प्रक्रिया का उल्लंघन मानते हुए, इनको गलतफहमी है ना, त्रिपाठी तो बचा रहे थे पिछले साल भर से, अब ये 4 दिन के लिए नहीं प्रयास हम करते हैं किसी को गिराने के। जो खुदा गिर रहा है, जो गुड़ से मर रहा है, उसको जहर देने की क्या जरूरत है? गुड़ खा के मरने वाले को अपने स्वतः मरना था। लेकिन जब महापाप आप करते हैं तो हाउस के सदस्यों, 25 सदस्यों में उबाल आ गया। कुछ उसमें सक्रिय हैं, कुछ बेचारे इस लॉकडाउन में चुप रह गए। एक बड़ी संख्या में सदस्यों ने सीधे बार काउंसिल से उत्तर प्रदेश से उठ करके दिल्ली बार काउंसिल से संपर्क किया, जो हमारी एपेक्स बॉडी है, हमको नियंत्रित करती है, संचालित करती है। सभी लोगों ने फोन से, मेल से संपर्क किया। चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ये एक बहुत बड़ा निर्णय होता है किसी चेयरमैन को हटाने का। जब ये भय प्राप्त हो कि एक गंभीर संकट उत्पन्न है, आर्थिक संकट उत्पन्न है, एक आदमी को जो सदन के विश्वास के बिना, कानूनी प्रक्रिया का अनुपालन किए बिना अगर 2 घंटे में बहाल किया गया, कल उसके साथ कोई अवैधानिक स्थिति पैदा करके हाउस के साथ साथ बार काउंसिल को गंभीर आर्थिक क्षति पहुंचाई जानी है, तो ये निर्णय जब सदन के लोगों ने उबाल लिया, जब बड़ी संख्या में लोगों ने संपर्क किया, तो उन्होंने एक ऑर्डर पास किया कि संस्था को कोई गंभीर आर्थिक क्षति न पहुंच सके दूसरे दिन सुबह। और जो निर्णय हुआ वो भी सब जुडिस है, उस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा। जो स्वतः अपने पाप से गिर रहा हो, दूसरे को क्यों गलत कहता है? मैं तो कह रहा हूं कि मुझे उन्होंने वोट दिया, मेरे 21 वोट में उनका वोट है, उनके 12 में एक मेरा वोट है, 12 में मेरा ही वोट नहीं है। मेरे साथियों का अगर उसमें, मेरे साथ के लोगों का अगर मेरे कहने पर मतदान न होता तो 12 भी न पाते। इनके पास 2-4 लोग भी नहीं हैं, और ऐतिहासिक रूप से मैं 25 में से 21 वोट प्राप्त कर सकता हूं। मेरे प्रिय हैं लोग, मुझे जानते हैं, मेरे चरित्र को बनारस जानता है, पूर्वांचल जानता है, दिल्ली तक लोग जान गए, और बताना नहीं है मुझे अपने बारे में। बंधुओं, इस पर यकीन करिए कि वैधानिक प्रक्रिया के बिना आप एक सचिव को घंटे भर में बैठा रहे हैं। एक बड़ी घटना, उत्तर प्रदेश के इतिहास में अध्यक्ष को हटाना एक बड़ी घटना है। इतना बड़ा निर्णय इतने उच्च पद पर बैठा व्यक्ति ले रहा है, तो निश्चित रूप से कोई बड़ा आधार रहा होगा। वो मेरा नाम किसी पूर्वाग्रह से ले रहे हैं, किसी कहने पर ले रहे हैं, जैसे भी ले रहे हैं लें, मुझे उसमें बाद में कुछ कहना होगा तो कहेंगे। आज की तारीख में सब जुडिस मैटर होने के दौरान नहीं कहूंगा, इसलिए मैं यही कहूंगा, हिंस्रस्व पापेन अभ्यंस्रतः खलः साधु समत्वेन भयात् विमुच्यते। वकील साहब, हरशंकर जी का कहना है कि लॉकडाउन में अधिवक्ताओं के हित के लिए 1 करोड़ रुपया मांगना उनके लिए काल हो गया। इसी के चलते उन्हें 11 बजे रात को पद से हटाया गया। इसके खिलाफ माननीय सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उन्हें प्रक्रिया की जानकारी है या नहीं तो मैं नहीं कह सकता। हाई कोर्ट के समय समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कार्रवाई चली है, और हर बार चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ इंडिया महोदय ने उसमें पार्टिसिपेट किया है। ये तो पार्टिसिपेट इन्होंने कभी नहीं किया। चीफ जस्टिस के समक्ष कार्रवाई चल रही थी, आप इलाहाबाद के समक्ष, माननीय चीफ जस्टिस महोदय उस कार्यक्रम को संचालित कर रहे थे। तो जहां तक मुझे जानकारी है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन ने कहा कि उत्तर प्रदेश के सहयोग राशि में मैं भी 1 करोड़ का सहयोग करूंगा। जो हमारे यहाँ रूल 40 का प्राविधान है, जिसका इंचार्ज मुझे बनाया जाता है कानून के मुताबिक, वह बार काउंसिल ऑफ इंडिया के से जुड़ी संपत्ति है। आज भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया तैयार है, कल भी तैयार थी।
ये इसका कमिटमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के समक्ष किया गया है। ये कोई घर की खेती नहीं है, घर की बात नहीं है। प्रक्रिया वो समझ नहीं पाए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने हिंदुस्तान के लिए कानून निर्धारित किया कि स्टेट बार काउंसिल अपने 20% धनराशि से एक खाता खोले, उस खाते में हम 1 करोड़ का योगदान करेंगे। जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया से 1 करोड़ की आप उम्मीद कर रहे हैं तो खाता धारक कौन होगा? स्टेट का चेयरमैन आर वाइस चेयरमैन, चेयरमैन अथवा वाइस चेयरमैन, जो सेक्रेटरी स्टेट का होगा वो, और रूल 40 का चेयरमैन मानी मैं श्रीनाथ त्रिपाठी, मेंबर बार काउंसिल ऑफ इंडिया। इतने लोगों के नाम से ये खाता खुलना चाहिए। जब मुझसे आप 1 करोड़ रुपया की अपेक्षा कर रहे हैं और मैं कमिट कर रहा हूं कि मैं दूंगा, तो मैं और बार काउंसिल ऑफ इंडिया दो तो है नहीं, रूल 40 बार काउंसिल ऑफ इंडिया का है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया अपने कमिटमेंट में तैयार था। खाता इन्होंने, मुझे से क्यों इतना प्रेम और द्वेष रखते हैं ये वो जाने। जो खाता खोला गया उसमें मेरा नाम नहीं डाला गया। वो खाता अपने नाम से खोला इन्होंने और सेक्रेटरी के नाम से खोला। एक तो तकनीकी त्रुटि यहां कर दिया उन्होंने। वो खाता मेरे नाम से भी खुलना चाहिए था। मैंने इस बात को अकाउंटेंट से बताया, अकाउंटेंट ने इनको बताया, इन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया उनको मुबारक। दूसरी कमी, बार काउंसिल ऑफ यूपी अपना खाता खोले और 20% धनराशि उसमें ट्रांसफर करे। जब वो ट्रांसफर कर देंगे तब हम 1 करोड़ उसमें डाल देंगे। यही तय होता है, यही कानून है, तरीका है। इन्होंने खाता तो खोला अपने नाम से और जिसके नाम से मैं नहीं जानता, मेरा नाम नहीं है उसमें, बाय बीइंग द चेयरमैन ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया कमेटी रूल 40। दूसरी बात, ये उसमें अपने स्टेट बार काउंसिल के पूरे पैसे का 20% अगर डाल चुके हों तब तो कहते कि साहब मैंने अपना 20% डाल दिया है, अब आप 1 करोड़ में दीजिए। इन्होंने 20 करोड़ नहीं डाला। जब इस पर इनकी बैठक की बात आई तो 25 में से 17-18 सदस्यों ने कहा कि यह लॉकडाउन के विपरीत स्थितियों में जब हम लोग इकट्ठा हो चुके हैं तो आप एक बैठक बुला लीजिए। उस बैठक में हम लोग ट्रांसफर कैसे करना है, वकीलों को किस तरह उपलब्ध कराना है, बार के जरिए। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि बार को आप दे दीजिए। ये चाहते थे कि मैं खुद अपने नाम से बांटूं। हम लोगों ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश के ऊपर आपकी चाहत नहीं हो सकती, इसलिए एक बैठक बुला लीजिए। 17-18 मेंबर ने बैठक बुलाने की मांग की, वो रिकॉर्ड पर है, वो SMS व्हाट्सएप के जरिए गया। उसके मांग के बाद इन्होंने कोरोना के बहाने इसलिए बैठक नहीं बुलाई कि चुनाव की बात भी उठ सकती है और चुनाव कराने की मजबूरी हो जाएगी और टेन्योर इनका खिंच जाए लंबा, ये संभव नहीं हो पाएगा, इसलिए वो बैठक नहीं बुलाई गई। तो नॉन कंप्लायंस ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन, ये पैसा न डालने की स्थिति बनी हुई थी और है। अगर इन्होंने ट्रांसफर कब करेंगे? जब बैठक करेंगे। बैठक किया नहीं इन्होंने, बिना बैठक के इन्होंने कोई प्रारूप बनाया नहीं। सदस्य मांग करते रहे बैठक के, आने को तैयार थे, नहीं किया। इनको पता नहीं है प्रक्रिया का। मैं मानता हूं कि वो अंग्रेजी में ड्राफ्टेड है, इंग्लिश में ड्राफ्टेड है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हर वकील अंग्रेजी समझता है। एक अंतिम सवाल है, आप भी बनारस के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, हरिशंकर जी भी बनारस के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। आप दोनों लोग बनारस की शान में क्या सलाह देना चाहेंगे हरिशंकर जी को, जो इतनी छीछालेदर हो रही है मीडिया से लेकर वकील समाज में? देखें, छीछालेदर के लिए समाज, वकील समाज जिम्मेदार नहीं है। लोकतंत्र है, चुनाव जीतकर कोई भी किसी पद पर पहुंच सकता है। ये उसका व्यक्तित्व है कि वह उस पद पर किस तरह खरा उतरता है। वो वरिष्ठ हैं कि गरिष्ठ हैं, ये आप जाने और वो जाने। बनारस का अधिवक्ता समुदाय जानता है कि वकालत में कौन क्या है। मुझे मुझ पर कुछ नहीं करना है। मैं वरिष्ठ हूं कि गरिष्ठ हूं, मैं भी इस पर यकीन नहीं करता। मैं एक वकील हूं और अपनी ताकत से, अपने ज्ञान से, अपने बुद्धि से, विवेक से वकालत करता हूं। बनारस में जब भी चुनाव हुआ उनसे बहुत अधिक वोट पाता हूं, ये भी आप भी जानते हैं और बनारस के लोग जानते हैं। मुझे उस पर कुछ नहीं करना है। कोई गलत समाज में नहीं गया है। गलत को गलत अगर कहा जा रहा है तो इसमें गलत संदेश किया जा रहा है। अच्छा है, गलत गलत है, और जो गलत करेगा उसका दंड भोगेगा। तो गलत को तो दंड दिया जाना चाहिए ताकि आगे आने वाली पीढ़ी वो गलती ना करे, वो दोहरावे ना। कोई अपने को सावरन न समझे, कोई कानून से ऊपर अपने को न समझे, कोई प्रक्रिया के बगैर कोई कार्य न करे और किसी भी तरह से अधिवक्ता समाज को बेवकूफ बनाने का प्रयास न करे। क्लाउन टाइम से बातचीत करने के बाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।
हम उनके दल नहीं वोट